आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम है। हमारी खास पेशकश महाराष्ट्र के सियासी दंगल में पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पार्टियों की जानिब से पर्चे नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में कई एक बड़े लीडरान पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है और वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इसमें से 30 से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस और एनसीपी में दाखिल हो गए हैं, जिससे बीजेपी के खेमे में बेचैनी पाई जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से जैसे सीनियर लीडरान का भी नाम था। इतना ही नहीं, सिटिंग एमएलए मेंबरान को टिकट नहीं मिलने से भी बीजेपी के खेमे में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि वहीं कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद में समाजवादी पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र की छोटी छोटी पार्टियों का भी इत्तेहाद हो गया है। जनतेला धन्यवाद देतो। त्याचप्रमाणे आमचे इथले कट्टर शिवसैनिक सुनील शिंदे यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो। इथल्या जनतेने आणि तमाम शिवसैनिकांनी आनंदाने आदित्यचा स्वीकार केला, त्याच्याबद्दल मी काय सांगू। आम्ही ऋणी आहोत आणि मला आनंद आहे, समाधान आहे। आजपर्यंत आमच्या घराण्याची जी परंपरा आहे समाजसेवेची, ती आता पुढच्या पिढीत सुद्धा कायम राहिलेली आहे। ठीक आहे, माझ्यापर्यंत निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय आमच्या कुटुंबाचा होता, घराण्याचा होता, पण आता नवीन पिढी आलेली आहे। या नवीन पिढीचे विचार सुद्धा तरुण आहेत, यंग सोच आहे आणि त्यांच्या तरुणांच्या विचारानेच आता देश आणि राज्य पुढे जावं ही तमाम जनतेची इच्छा आहे। म्हणून मी सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो। जे या निवडणुकीसाठी आदित्यला आशीर्वाद देत आहेत त्यांचे आम्ही सगळेजण ऋणी आहोत आणि खरंच मनापासून सांगतो, पुन्हा एकदा आदित्यवरती प्रेम करणाऱ्या तमाम जनतेला सुद्धा मी हात जोडून नमस्कार करतो। शेवटचा क्षण आहे फॉर्म भरायच्या आधी। मला एवढंच सांगायचं की आपले आशीर्वाद, आपलं प्रेम आणि आपलं गायडन्स नेहमी माझ्यासोबत। और महाराष्ट्र में आज बीजेपी से हर्षवर्धन जाधव, पंकज मुंडे, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, हर्षवर्धन पाटिल, सुभाष देशमुख, विजय देशमुख, प्रदीप शर्मा पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। जबकि वहीं एनसीपी से नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आहाड़ पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस से साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान, नसीम आरिफ खान और शिवसेना से आदित्य ठाकरे, रविंद्र ठाकुर पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, जिनमें से फिलहाल हमारे साथ निरंजन सेठी जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, और नीला लिमाई तर्जुमान कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। निरंजन सेठी जी, जिस तरह से इत्तेहाद हुआ शिवसेना बीजेपी का, लेकिन इस इत्तेहाद के बीच भी कई ऐसी बातें सामने आ रही है। कल 2 दिन पहले ही संजय रावत जी ने कहा था कि मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर जो ऑफिस है उस पर सेना का झंडा लहराएगा। इत्तेहाद के बीच इस तरह की बातें आप जा तो रहे हैं जनता के सामने, लेकिन इत्तेहाद तो सीटों को लेकर हुआ है, लेकिन जनता के पास ये इत्तेहाद आप दोनों का दिखाई नहीं दे रहा। निरंजन सेठी जी। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। हमारा गठबंधन हो चुका है जी। लोगों के बीच पूरी तरीके से पिक्चर साफ है और इसलिए इसमें इफ और बट्स की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी है, हम चुनाव की रणनीति में उतर चुके हैं और जो भी चुनाव के बाद नतीजा आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि उस पर परचम किसका लहराएगा। ठीक है नीलवा जी, जिस तरह से इत्तेहाद यहां भी हुआ, आप लोगों ने भी इत्तेहाद किया, कांग्रेस एनसीपी एसपी के साथ, आपने आरपीआई कवाड़े जी के साथ भी इत्तेहाद आप लोगों का हुआ है, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी का जो झंडा लहरा रहा है महाराष्ट्र में और मौजूदा पिछले 5 साल में जो हालात रहे हैं, कांग्रेस की पोजीशन इस वक्त क्या है? बिना इत्तेहाद के कांग्रेस नहीं जा पाती। जैसे शिवसेना बीजेपी का एक इत्तेहाद तो है ही,
लेकिन आप 4-4, 3-3 पार्टियों के साथ इत्तेहाद के साथ जा रहे हैं। अब देखिए, हमारी जो ये एकजुट है, आघाड़ी है, इत्तिहाद है, जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, वो विचारधारा पे है। जो 3 या 4 पार्टी हो, जो भी हो, राष्ट्रवादी तो हमारे साथ कई सालों से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कांग्रेस से निकला हुआ ही एक तरह से वो हिस्सा है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो। और संविधान बचाना है, संविधान के मूल्यों पर चलना है, इस तरह से हमारी विचारसरणी रही है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। और ऐसा है, अभी दूसरे गुट में क्या हो रहा है, सामना में लगातार एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, वो तो लोग देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी, महाराष्ट्र में एक तरफा वोटिंग एक तरह से अभी तक कभी नहीं हुई है। अगर 2014 में भी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी वे होते हुए भी एक तरह से ऊपर, महाराष्ट्र ने एक तरफा निर्णय नहीं दिया था। और अभी भी मैं ये देख रही हूं कि इस बार भी एक तरफा निर्णय नहीं होगा। जी ठीक है। निरंजन सेठी जी, जिस तरह से लगातार आपकी दूसरी जीत रही, फडणवीस आपके लीडर हैं बीजेपी के तरफ से अगर हम बात करें, लेकिन इस बार शिवसेना का जोर भी जो है सीएम की कुर्सी पर उनकी नजर है। यह टकराव कहीं इस बार के इलेक्शन में जनता के बीच कुछ और मैसेज ना दे दे? मैं पहले बहन जी की बात को जवाब देना चाहता हूं। ठीक। सबसे पहले मैं राजनीतिक बयान मैंने की नहीं, आपने जो मुझसे सवाल किए उसके सवाल के जवाब मैंने दिए। ठीक। लेकिन मेरी बहन को जिस प्रकार से हर कांग्रेस प्रवक्ता को आदत है, उस प्रकार से दूसरे की ओर छींटे फेंकने की आदत पुराना जमाने से इस कांग्रेस के लोगों को है। अब मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से। इन्होंने बात कॉन्स्टिट्यूशन की मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के हक में फैसला दिया, तब आपके राजीव गांधी ने उस फैसले को क्यों बदला? आप इलेक्शन पर रहिए, बदलाव क्यों किया? नहीं वो छोड़ दीजिए, शाह बानो पुरानी चीज हो गई, बीजेपी ने 3 तलाक बिल पास कर लिया। ठीक है, अच्छा काम हो गया, बीजेपी ने एक बड़ा काम कर लिया। नहीं ठीक है। आप महाराष्ट्र इलेक्शन पर रहे, महाराष्ट्र इलेक्शन पर रहे, आप अपने बीजेपी सेना इत्तेहाद की बात अभी फिलहाल जो टॉपिक है उसको बोलिए। नीला जी मैं बोल रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा दूसरा सवाल गिलानी साहब, दूसरा सवाल गिलानी साहब, मेरा दूसरा सवाल पूछने दीजिए मुझे। जी मैं उनको दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं। मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि पिछले 70 सालों से इन्होंने पूरे देश में इनकी सत्ता रही, आज भी अगर किसान इनके मुताबिक मर रहा है तो पिछले 70 साल तक इन्होंने क्या किया, किस प्रकार की इन्होंने सरकारें चलाई? ठीक है, 70 साल का हिसाब सर 2 बार आप जीत चुके हैं, फिर भी आप 70 साल। अरे देखिए, अभी आपकी जो लिस्ट हुई है ना, उसमें ठीक है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में क्या है कांग्रेस? ठीक है नीला जी, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं किया, कांग्रेस जानती है, आप भी जानते हैं। 10 साल आप रहे, आपके दौर में किसान किस हालत में है ये बता दीजिए। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं ना, यदि 70 साल के भीतर इन्होंने किसानों को अच्छा इस प्रकार का फसल उगाने का मौका दिया होता या इस प्रकार का जीडीपी की बढ़त की होती, तो आज ये किसान मरने नहीं आया होता। तो सवाल वो है, आज लोग बेरोजगार है तो इनकी गलत नीतियों के कारण। मैं शेट्टी जी से ये पूछना चाहती हूँ, विरोध नेहरू जी ने यहाँ पर लगाया, उसकी पॉलिसी का सर आप 70 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? कितने साल देश आगे निकल चुका है। मोदी जी, शेट्टी जी आप मुझे ये बोलिए, आपका ये अलायंस, फडणवीस दूसरी बार आ गए हैं, तीसरी बार फिर आप लाने जा रहे हैं, आप अपनी बात करिए ना। कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चुनाव लड़ सकेगा, लोगों के बीच में क्या जा सकते हैं ये लोग, आज इनके पास। और इसलिए आप हमारे 10% लोग वो जो वहां गए हैं उनको आप टिकट दे रहे हैं। शेट्टी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जिस कांग्रेस ने कुछ किया नहीं आप बार बार बोल रहे हैं, उनमें से 10% लोगों को टिकट आप इसलिए दे रहे हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए। आप किनको टिकट दे रहे हैं जिन्होंने 70 साल में कुछ किया नहीं? जी नीला जी प्लीज, नीला जी कैसी बात आप दोनों अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, आपको छोड़ के आ रहे हैं, आप दोनों अपनी पार्टी की बात कीजिए। निरंजन शेट्टी जी, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं पार्टी की बात,
आपका इतिहाद लेकर आप जा रहे हमारे हैं। पार्टी की बात ठीक है, मेरी पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास किया। इन्होंने बात कही, इन्होंने एक बात नहीं, वो तो अपोजिशन में, देखिए अपोजिशन में जब कोई होता है तो लाजमी बात है जो सरकार में रहा है उस पर कुछ ना कुछ तो बातें करेगा ही वो। आज हमारे महाराष्ट्र में किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने काम किए वो हमारे सामने है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किए वो हमारे पास है। इनके पास सिवाय इस बातों को झगड़ा लगाने के सिवाय और क्या है? क्या आज सामना में ये छप के आया, कल वो छप के आया? सवाल कीजिए ना, अगर आपके पास ठीक है, सामना की बात रहने दीजिए। नहीं ठीक है, इत्तेहाद के बावजूद सामना में जो सकता है तो उसका असर कहीं ना कहीं वोटर पे होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कि शिवसेना फैमिली से पहली बार, मुझे विकास के बारे में निरंजन शेट्टी जी, शिवसेना फैमिली से पहली बार कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा है। कोल्हापुर में प्लीज मेरा सवाल नहीं हुआ शेट्टी जी। सेना फैमिली से पहली बार कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो लाजमी बात है सेना पूरी तरह से जो है भावुक है, कैडर उनका काम करेगा, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी कैडर पर भी पड़ेगा। क्या आप मानते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई फर्क या असर उन पर गिरेगा जी। और जब हमने संयुक्त रीति से चुनाव लड़ने का गठबंधन में तय किया हुआ है तो निश्चित ही उल्टा मुझे ये कहना है कि उसका फायदा दोनों पार्टी को होगा। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस गठबंधन को ये किया है, जोड़ा है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आज गठबंधन बहुत ही स्पष्टता से लोगों में और मीडिया में इसकी चर्चा थी, लेकिन आपको देखना होगा कि किस प्रकार से लोकसभा में हम जीत कर आए और आने वाले विधानसभा में भी हमारा परचम लहराएगा। ठीक है, आप दोनों पार्टियां सिर्फ ये कह रही कि हमारी सरकार का परचम लहराएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आप आगे कर रहे हैं तीसरी बार। सीनियर लीडरशिप में किस तरह की सूरत हाल है? सीनियर लीडरशिप क्या सोच रही है? क्या सिर्फ एक ही चेहरा है और भी सीनियर लीडर है बीजेपी में जो उसके मुकाबले खड़े हो सकते हैं? तो कहीं इस बार तीसरी बार में ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं असर करती हैं, आपको क्या लगता है? आपने मुझसे सवाल किया? जी शेट्टी साहब। फिर से दोहराएंगे? फडणवीस तीसरी बार आ रहे हैं, बीजेपी में सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं, ये एक जो है चीज कहीं ना कहीं बीजेपी लीडरशिप में या पार्टी में चौथी बार सॉरी हाँ माफ कीजिए, चौथी बार जी तो ये कहीं ना कहीं पार्टी में इस बार दिखाई दे रहा है, हमारे सूत्रों का कहना है। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मीडिया है, मीडिया में इस प्रकार की बातें होती रहेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम बहुत ही अलग ढंग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले समय से 2014 से भी अच्छे मार्जिन से और अच्छी सीटों से हम यहाँ पर बढ़त लेकर आएंगे। ऐसे बहुत से सीटें हमने आइडेंटिफाई की है जहां पर शायद कांग्रेस को अपना खाता भी खोलने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मैं ठीक नहीं होगा, चुनाव होने दीजिए। बिल्कुल, हम भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, बहुत कम वक्त है चुनाव के लिए, बोलेंगे कि हमने बहुत करीब है चुनाव। अमित राय हमारे नुमाइंदे मुंबई से हैं, हमारे रिपोर्टर अमित राय। अमित राय, आपने पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन को देखा पिछली बार भी, इस बार की सूरत हाल क्या मुख्तलिफ होगी? क्या चीजें मुख्तलिफ है पिछले इलेक्शन में और इस बार के इलेक्शन में, जिस तरह से इत्तेहाद हुए हैं सभी पार्टियों के? देखिए, पिछली बार हमने देखा था 2014 के चुनाव में कि बीजेपी और शिवसेना ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि 122 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 73 सीटें जो हैं वो शिवसेना जीती थी। वही हाल था कांग्रेस एनसीपी का भी, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। उसमें जो कांग्रेस ने जो है 42 सीटें जीती थी और एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो है जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। तो शिवसेना बीजेपी एक होकर लड़ रही है, वही कांग्रेस एनसीपी भी एक होकर लड़ रही है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदित्य ठाकरे परिवार से पहले शख्स है जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। वर्ली जो इलाका है वहां से उन्होंने अपना पर्चा जो है आज भरने जा रहे हैं। वर्ली इलाके की अगर बात करें तो इसके पहले जो मौजूदा विधायक थे सुनील शिंदे वो शिवसेना से थे। उसके पहले जो है सचिन अहिर
जो एनसीपी थे, जो अभी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे की राह जो आसान नजर आ रही है। लेकिन जब से ये उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जाहिर हुई है, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई सारे लोग अभी भी उत्सुक हैं, क्योंकि 2 लिस्ट निकल चुकी है। उसमें एकनाथ खड़से का नाम नहीं, विनोद तावड़े का नाम नहीं, राज पुरोहित का नाम नहीं, प्रकाश मेहता का नाम नहीं है, और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत बावनकुले का भी नाम नहीं है। तो ये जो बड़े दिग्गज नाम है वो अभी भी दूसरी लिस्ट से भी नदारत है, क्योंकि 146 सीटों पर जो है बीजेपी लड़ रही है और 139 का नाम आ चुका है। तो बची हुई 7 सीटों में किसका नाम आएगा, इस पे सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो जिस तरह से टिकट बंटवारे हुए, उसमें कई जगह के लोग जो है नाराज नजर आ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि भाजपा की जो पहली लिस्ट में लातूर जिले की उदगीर विधानसभा क्षेत्र से सुधाकर संग्राम भालेराव का नाम नहीं आया। तो उनके समर्थकों ने हमने देखा कि चंद्रकांत पाटिल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि कल चंद्रकांत पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 11:30 बजे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी विरोध प्रदर्शन के चलते टाला गया। तो कहीं न कहीं जो है एक जो तबका है जिनको टिकट नहीं मिला है, वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी ठीक है, अमित हमारे साथ निरंजन शेट्टी हैं। आपने बहुत तफसील से सारी चीजें बताई। निरंजन शेट्टी इसको जो है मुस्तरद कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। शेट्टी साहब, आपने अमित राय को सुना, ये हमारे चीफ रिपोर्टर हैं मुंबई से, इनके पास सारी डिटेल है और बहुत करीब से पूरे जो है इलेक्शन को ये देख रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, कई सीनियर लीडरों के नाम बीजेपी की लिस्ट में अभी नहीं है। निरंजन शेट्टी जी, मुझे लगता है अमित जी मेरे बहुत ही अच्छी मित्र है। मैं सिर्फ उनको बता देना चाहता हूं कि और 24 घंटा बाकी है, तीसरी लिस्ट निकलने की बाकी है। इंतजार कीजिए, उस समय आपको पूरी तरह से चित्र स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ नीला जी है। नीला जी, जिस तरह से आप पिछली बार अलग अलग लड़े थे, एनसीपी कांग्रेस इत्तेहाद नहीं हुआ, इस बार आपने एसपी को भी जोड़ लिया और आरपीआई जो कबाड़े है उनको भी अब वो भी आपके साथ हैं। तो इस बार कितना मुख्तलिफ है कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और कबाड़े आरपीआई, ये चारों मिलकर लड़ रहे हैं। क्या आप टिक पाएंगे बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के सामने? नीला जी, जैसे मैंने कहा, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और व्यवहार की लड़ाई है। अगर आप महाराष्ट्र का व्यवहार देखेंगे तो उस व्यवहार में किसानों के सवाल हो, कई सारे सवाल हो, नोटबंदी के बाद मुंबई की दुर्दशा हो, बेरोजगारी हो, ये सवाल महाराष्ट्र के लोगों के सामने है। यहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जैसे मैंने कहा, ये हर बार बह जाने वाले भावना के साथ नहीं है कि कहीं एक अमेरिका में बहुत बड़ा भाषण किया और उसके बाद लोग इसके साथ चले गए। इस तरह से महाराष्ट्र के लोग नहीं सोचते। दूसरी चीज ये है, गठबंधन अगर आप देखा जाए तो जिस तरह से सिर्फ 5 साल हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते हुए, और सिर्फ 5 सालों में अगर आज ये स्थिति आप देखेंगे, नागपुर में बगावत हुई है जहां मुख्यमंत्री की सीट है। अगर आप कोल्हापुर देखेंगे जहां चंद्रकांत दादा पाटिल है, वहां बगावत हुई है। आप दूसरा अगर देखेंगे, एकनाथ खड़से जी ने तो ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, ऐसा मैं देख रही हूं। ये सब सीनियर लीडर्स में ही ये हो रहा है। तो आप लोकल कार्यकर्ताओं में कितना अनरेस्ट होगा, कितना असंतोष होगा, ये आप सोच सकते हैं। और दूसरी महत्व की बात यह है कि जिनके ऊपर ये लगातार आरोप करते आए हुए हैं, वो हमारे कांग्रेस और एनसीपी से वहां गए हुए लोग अभी तक 10% है। आप ये सोचिए, इस लिस्ट में नवी मुंबई में ओवरनाइट चेंज हो जाता है कि बेटे के बदले पिता को टिकट मिल जाता है, और ये पार्टी कहती है वी आर पार्टी विद डिफरेंस। मैं ये समझती हूं कि महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है। इस तरह से बीजेपी और शिवसेना की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के एनसीपी के भी कई ऐसे लीडर हैं जो शिवसेना और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने, वही तो मैं बोल रही हूँ। इनके पार्टी में भी तो नहीं, देखिए, हमारे पास कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उसको 5 साल पहले हमको जनता ने हटा दिया था। देखिए, मैं ये बोल रही हूँ, अभी शेट्टी जी मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ, नहीं, बताइए नीला जी, बताइए कि 5 साल पहले कुछ ठीक शेट्टी जी सुन लीजिए, नीला जी ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हमको हटा दिया गया है। लेकिन 10% सीटें वही लोगों को मिली है जो यहां से वहां गए हैं।
देखिए अभी अगर वो ठीक काम नहीं चल रहा था 70 और कई सालों से तो उन्हीं को आपने दिया है। मैं ये समझती हूँ कांग्रेस ने, चलिए नीला जी ने इतना तो मान लिया कि कांग्रेस या इनके इत्तेहाद में ठीक नहीं चल रहा था, कई सारी महिलाओं को दिया है, बीजेपी शिवसेना को मौका दिया। शेट्टी जी, इस बार के इलेक्शन में वक्त कम है, क्या मुद्दे शिवसेना बीजेपी के पास है जो बीजेपी, एनसी, कांग्रेस और एसपी इत्तेहाद के अलावा आप जनता के सामने कौन से ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं शेट्टी जी? देखिए गिलानी साहब, हमारे पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों तक लेके जा सकते हैं। आज विकास की बात करेंगे, जलयुक्त शिवार के माध्यम से यदि हमने वहां पर लोगों को, जहां पर पानी नहीं मिल रहा था, मराठवाड़ा सूखा पड़ा था, उस इलाके में हम पानी पहुंचाने का प्रयास किए। उस किसानों को ऋण मुक्त करने का प्रयास किया जो पिछले 70 साल से कांग्रेस कर नहीं पाई। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं, उज्ज्वला योजना होगा, लक्ष्मी योजना होगा, या अनेक प्रकार के मुद्दे हम ला सकते हैं। लेकिन मुझे मेरी बहन नीला जी की बात को कहना होगा कि इन्होंने बात विचारधारा की। मुझे आप बताइए पिछले 5 सालों में कौन से ऐसे इन्होंने मुद्दे उठाए? इन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया, इन्होंने धनगर का आरक्षण का मुद्दा उठाया, इन्होंने मुस्लिम का आरक्षण का मुद्दा उठाया। हर बार इन्होंने विचारधारा, इनकी सिर्फ आपस में लड़ाई करने का, बात करने का किया। पूरे 5 साल इस सरकार को चलाने का काम उन्होंने नहीं करने। शेट्टी जी, मुझे लगता है कि एक विपक्ष की आरक्षण का मुद्दा उठाना 70 साल में गलत है, लेकिन बीजेपी का आरक्षण देना वो सही है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को यदि साथ दिया होता। नहीं, शेट्टी जी आप कांग्रेस पे ये लगा रहे इल्जाम कि आपने रिजर्वेशन की कांग्रेस बात उठाती है तो गलत है, और बीजेपी रिजर्वेशन दे देती है तो वो गलत नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि इन्होंने 5 साल में यदि विकास के मुद्दों को साथ दिया होता तो आज ये विपक्ष में रहते हुए भी लोगों से कम वोट ले पाते। ठीक है नीला जी शेट्टी साहब का जवाब दीजिए। आज उनके पास वो भी नहीं मिल रहा, इसीलिए आज उनके पास आप कामयाब अपोजिशन नहीं रहे। हो रहा है। ठीक है शेट्टी साहब, ठीक है शेट्टी साहब, ठीक है। मुझे हर एक उनका विधायक जब भी, ठीक है शेट्टी साहब, नीला जी को सुनिए। लग रहा है नीला जी, आप कितने कामयाब अपोजिशन रहे हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि इन्होंने हमको पिछले 4 मुख्यमंत्री, देखिए मुझे ऐसे लगता है ये जो बार बार विकास की बात बोल रहे हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ। कई बार हमने ये मुद्दा रखा है कि सिर्फ 2 ही मुद्दे लीजिए कि बेरोजगारी का आंकड़ा ये जाहिर नहीं करते। इनफैक्ट इन्होंने तय किया है, सेंटर में ही तय हुआ है कि अब की बात बेरोजगारी का आंकड़ा जाहिर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, मुद्रा योजना का ये ढिंडोरा पीटते हैं। हमने कई बार ये मांग की है कि आप बैंक वाइज, ठीक, ये महिला संगठन के तरफ से भी हमने किया है, सिर्फ पार्टी के तरफ से नहीं, कि आप बैंक वाइज ये बोलिए कि मुद्रा लोन आपने कैसे बंटवारा किया है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हो, बचत गट की बात करते हो, उसके लिए बहुत सारा बजट एलोकेट करते हो। आज की स्थिति यह है कि बैंकों में बचत गट खाता खोल नहीं सकते हैं। देखिए आप नीरव मोदी को लोन दे दिए, वो भाग भी गए, लेकिन आप यहाँ की कोऑपरेटिव नहीं संभाल पा रहे हैं। ये आज की स्थिति है। और अगर आरक्षण की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान जी जब सीएम थे तभी ही मराठा आरक्षण का मुद्दा आगे चल चुका था और वो हुआ था। ये सारी चीजें कांग्रेस ने की है। अपोजिशन के रोल में हमने यही सब चीजें आके रखी है। हम ये जानते हैं कि जीएसटी के वजह से, नोटबंदी की वजह से जो कुछ महाराष्ट्र में किसानों के जो सवाल है, बेरोजगारी के सवाल है, उसको लेकर हम नए जरिए से जो हमारी विचारधारा है उसको आगे रखते हुए हम कदम उठाने वाले हैं, और इसलिए हमने बहुत प्रयास पिछले सालों किए हैं। जी ठीक है, अमित हमारे साथ जुड़े, हमारे नुमाइंदे। अमित, ये जिस तरह से गठबंधन हुआ है, लेकिन इस बार एक चीज ये हुई कि एमपी इलेक्शन तो एमआईएम और वंचित ने एक साथ लड़ा था, लेकिन इस बार वंचित और एमआईएम अलग अलग हैं। इसका फायदा किसको मिल सकता है अमित? देखिए, वंचित की अगर बात करें तो जितने भी दलित इलाके हैं, मराठवाड़ा और दूसरे जो इलाके हैं, उसमें जो है उनकी थोड़ी बहुत जो है होल्ड जो है मानी जा रही है। वहीं अगर औरंगाबाद और उस साइड की बात करें तो वो एमआईएम का जो है काफी होल्ड है, क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जो खामियाजा है
कहीं ना कहीं वो कांग्रेस एनसीपी में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दलित वोट जो है वो कहा जाता था कि शायद कांग्रेस के पाले में ही रहता है, और जो मुस्लिम वोट है वो भी कांग्रेस एनसीपी खाते में रहता है। तो जिस तरह की दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसका फाइनल कहीं न कहीं कांग्रेस एनसीपी को चुनाव भुगतना पड़ सकता है। जी नीला जी, जिस तरह से अमित राय बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट और दलित वोट कभी आपके पास हुआ करता था, लेकिन यहां पर बंटवारा हो गया वंचित और एमआईएम की तरफ से। इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी वंचित के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई थी। उनको सीटें कैसे किस तरह से एक दूसरे को दी जाए, इसके लिए सोच विचार हुआ था। लेकिन अंबेडकर जी ने जो आग्रह रखा वो राष्ट्रवादी को छोड़ दो और आधी सीटें दो, ये हमने देखा लोकसभा में। मैं ये समझती हूँ 8 से 10 सीटें ऐसी है लोकसभा में, अगर आंकड़े देखे जाए पेपर पे, तो कि जिसका वंचित को वो वोट गए, और इस वजह से लोकसभा में कांग्रेस एनसीपी को नुकसान पहुंचा है। ठीक, अभी ऐसा हुआ है कि एमआईएम अलग हो जाने के कारण और अंबेडकर जी का जो व्यवहार लोगों ने देखा है, एक इंटरव्यू में तो वो ये भी बोल गए कि अगर इसका फायदा बीजेपी को हो गया तो हो जाने दो। इस तरह के बात भी उन्होंने एक इंटरव्यू में रख दी। अभी वंचित समूह के साथ, वंचित आघाड़ी के साथ जो समूह है, वो समूह है अभी जो शिक्षित स्तर दलितों में उभर आया है, वो स्तर उनके साथ है। मैं ये समझती हूँ कि उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। जितने हमारे सहकारी है वंचित में, जिनको मैं देखती हूँ, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, और इसका परिणाम बिल्कुल वंचित आघाड़ी पे होगा। और मैं नहीं समझती कि लोकसभा में भी जितने लोग उनके साथ गए, उतने लोग भी इस बार उनके साथ नहीं। ठीक है शेट्टी साहब, इस बार एनसीपी, कांग्रेस, एसपी और आरपीआई जो है कवाड़े, ये साथ हो गए हैं, लेकिन वंचित और एमआईएम अलग हुए हैं। इसका फायदा सीधे तौर पे, जिस तरह से अमित राय ने कहा कि अगर एनसीपी कांग्रेस को नुकसान होता है तो वो शिवसेना और बीजेपी को डायरेक्टली मिल सकता है। मैं यही बात बता देना चाहता हूं। उन्होंने बात अंबेडकर जी के बारे में कहा, प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में कहा। मैं सिर्फ उनको बता देना चाहता हूं और तमाम जनता को भी बता देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि इन्होंने अंबेडकर के जिंदा रहते हुए उनका अपमान किया था, और उनको आपने सुना होगा कि किस प्रकार ये इतिहास गवाह है कि ये आप कौन सी बात बोल रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही गलत आरोप है। कौन सा अपमान किया है? इनके उनको हम अम्बेडकर नहीं बोलते, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। उनका कोई अपमान कांग्रेस नहीं बने, इसके बावजूद उन्होंने इन्होंने हिंदू मिल अम्बेडकर जी के लिए दिया नहीं। लेकिन इस सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस हिंदू मिल को ग्रहण किया और वहां पर काम शुरू किया। अभी कौन सी बात? ठीक है। बहरहाल अब इलेक्शन के लिए बहुत कम वक्त बाकी है। बीजेपी, शिवसेना ने अभी काम किया है वो जनता के सामने। अपोजिशन पार्टियां इस बार पूरे इत्तेहाद के साथ जनता के सामने जा रही हैं। कौन कितने पानी में है ये 21 जो अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ है बाबा साहब, वो बोल रहे हैं। 24 को जब नतीजे आएंगे तस्वीर साफ हो जाएगी। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, शेट्टी साहब आपका भी, नीला जी आपका भी, और अमित राय आप तमाम का बेहद शुक्रिया इस पूरी बहस में शामिल होने के लिए। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।